चलिए शांत हो जाइए। आवेश का संरक्षण हेडिंग देते हैं। कुछ टास्क भी दिया गया था होमवर्क। तो फर्स्ट का कितना आ रहा है चेक करने के लिए अलग अलग दिया गया था ना जी। तो दिया गया था कौन संभव है नहीं है इस तरीके से देखे वाला कॉम्प्लीकेटेड सॉल्व किया है वाला कहां से था जी स्टार्ट 400 माइक्रोकूलम से। बताइए 400 माइक्रोकूलम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ रहा है 25 गुना 10 के पावर 14 सब क्या आ रहा है। चलिए तो इतना इलेक्ट्रॉन संभव है। इसके बाद ये वाला बनाए थे क्या 5 गुना 10 के पावर -9 कूलम पर अगर इतना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए यही पे सॉल्व किए थे। चलिए इसके बाद था कौन सा आवेश प्रकृति में संभव है 4 कूलम था -6 कूलम था -2.5 -3.6 बताइए कौन कौन सा संभव है बनाए थे हम लोग। बताइए कौन सा संभव है सब संभव है जी। चौथा 3.6 है तीसरा 2.5 कहाँ सॉल्व किया थे सी नंबर में बना दिए थे सी नंबर। चलिए ठीक है ध्यान देंगे कैसे चेक करना है। तो चेक करने का तरीका ही है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या गुणक के पद में आया है ठीक है भिन्न के पद में नहीं आया है आपका अंडर रूट में नहीं है डेसिमल में नहीं है ठीक है तो आपका संभव होगा अन्यथा संभव नहीं होगा। स्टार्ट किया जाए। कल हम लोग हेडिंग किए थे आवेश का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान देने वाला कल हमने हेडिंग दिया था आवेश का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश का संरक्षण होता क्या है तो आवेश का संरक्षण कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है इसे केवल एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर है वाला ये पढ़े होंगे केमिस्ट्री में भी मिला होगा। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि किसी विलगित निकाय पर मतलब जो किसी के साथ संपर्क में नहीं है उस पर आवेश का मान हमेशा अचल रहता है। अचल मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन और वो अपने आप में कैसा होगा उदासीन होगा न्यूट्रल होगा। तो हेडिंग हो गया था हम लोग का आवेश का संरक्षण आवेश का संरक्षण। तो ध्यान देंगे संरक्षण का मतलब होता है जिसका नाश नहीं होता है इसको इंग्लिश में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब बहुत सारा पॉइंट है बालक इसमें हमको पॉइंट वाइज लिखना होगा 1 2 3 4 करके हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो एक नंबर पॉइंट में सबसे पहले लिखा जाए एक नंबर पॉइंट में लिखेंगे क्योंकि इसका बहुत सारा परिभाषा आपको मिलेगा तो इसीलिए हर परिभाषा को एक पॉइंट में रखेंगे। एक नंबर में रखा जाए किसी विलगित निकाय पर विलगित मतलब जो किसी के संपर्क में नहीं हो जो अकेला हो किसी विलगित निकाय पर उपस्थित कुल आवेश किसी विलगित निकाय पर उपस्थित कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। किसी विलगित निकाय पर उपस्थित आवेश हमेशा नियत होता है। चालू है ना बाबा? यस सर स्टॉप कर दे।
आगे वाला लिख लिए, पढ़िए तो क्या लिखा आपने? नियत होता है, तो नियत का मतलब क्या होगा? जो नहीं बदले, ठीक है, जो परिवर्तनशील नहीं है, जिसको आप परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, वो नियत होता है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर लिया जाए तो आपको एग्जाम्पल पहले भी बहुत सारा दे चुके हैं। जैसे हमने बोला कि एक सोडियम एक क्लोरीन ले लीजिए, ठीक है, सोडियम पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 11, क्लोरीन के पास 17। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक Na ले लेंगे सोडियम, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 11, 10 नहीं है, 11 इलेक्ट्रॉन है। और एक ले लिए क्लोरीन, क्यों ले रहे हैं? सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए, NaCl, या आप सोडियम आयन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लोरीन आयन। ये क्लोरीन है, क्लोरीन पर कितना जी? क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। ये बताइए दोनों आइसोलेट है, अलग है एक दूसरे से, आप देख सकते हैं ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है, ये अलग है। अब बताइए इस पर टोटल आवेश कितना होगा? 0। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। अगर यहाँ लिखेंगे हम इसका परमाणु द्रव्यमान, तो उसमें देखिएगा कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन। तो आप कहिएगा कि सर ये अपने आप में उदासीन है, न्यूट्रल है। क्यों? जो आवेश का मान होता है अचर होता है। उदासीन का मतलब ये नहीं कि वो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उदासीन का मतलब होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसके पास प्रोटॉन भी है, और दोनों में से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसी एक का संख्या ज्यादा हो जाएगा, वही पिंड का आवेश होता है। जैसे अगर 11 इलेक्ट्रॉन है, हम बोल दिए कि 11 प्रोटॉन भी है, तो उदासीन है। लेकिन कोई कह दिया नहीं सर 12 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इसका मतलब धनावेशित हो जाएगा। समझ जा रहा है? तो जिसका संख्या ज्यादा वही पिंड का आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर समझने के लिए हमने लिया था। अब दोनों को क्या किया जाए? कनेक्ट कर दिया जाए। या हमने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिए। रीजन क्या है? सोडियम डोनर नेचर का होता है। डोनर समझ में आ रहा है? ठीक है, सोडियम जो है ये डोनेट कर देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। जब इसको कनेक्ट करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, क्लोरीन को दे देगा एक इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान देंगे, देने के बाद ये जो डोनेट करेगा तो उतना प्लस आ जाएगा इसके पास, Na+, और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना माइनस आ जाएगा। तो अगर डोनेट करने वाला एक है तो एक्सेप्ट करने वाला भी कितना होगा? एक ही होगा। अब आपसे पूछा गया कि बताइए सोडियम आयन हो गया क्लोरीन आयन, यहाँ पर देखा जाए कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, उसके पास 17, तो 11 में से एक दे दिया, तो अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 10, और ये 17 था, एक ले लिया है, तो अभी कितना है? अब जोड़ के बताइए कि सर अलग अलग था, तो 17 और 11 28 हो गया, और यहाँ पर 18 और 10 कितना हुआ? 28। तो आयन के पद में है तो भी 28 इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग था तो भी दोनों को जोड़ने पर 28 आया था। तो बताइए ये आवेश संरक्षण का नियम का पालन हुआ कि नहीं? क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि जितना पहले आवेश उतना ही बाद में आवेश, और दोनों आवेश क्या होगा? बराबर। डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, और इसको समझने के लिए आप यहाँ लिख भी सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कि NaCl अगर टूटता है तो Na+ में और Cl- में। तो यहाँ पर कुल आवेश बताइए, कुल आवेश। तो आप कहिएगा सर कुल आवेश 0 है, क्यों? ध्यान देंगे ये अलग है, किसी के संपर्क में नहीं है। और यहाँ पर कुल आवेश, टोटल आवेश पूछा जाए, कुल आवेश, तो ये बताइए सोडियम पर +1, क्लोरीन पर -1, तो +-1 क्या हो जाएगा? 0। तो पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है। तो आप बोलेंगे प्रारंभिक जो आवेश है, प्रारंभिक आवेश
ये किसके बराबर है? अंतिम आवेश के बराबर है। प्रारंभिक आवेश बराबर हो गया अंतिम आवेश, और यही कहलाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। प्रारंभिक आवेश अंतिम आवेश के बराबर हो, इसी को बोलते हैं कि यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। डायग्राम बना के उसको लिख लेंगे नीचे जो लिखा हुआ है। ये 1 नंबर पॉइंट के लिए सारा हम लोग लिख रहे हैं। चलिए हो गया वाला कंप्लीट कीजिए इसको जल्दी। ये फर्स्ट पॉइंट था। इसमें हम लोग क्या देखे कि किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश क्या है? शून्य है। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसको नमक ये सॉल्ट कहा जाता है। इसको जब आप तोड़िएगा तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में रहेगा। प्लस क्यों है? क्योंकि सोडियम डोनर नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके स्थायी होता है। क्लोरीन जो होता है एक्सेप्टर होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक प्लस, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है तो एक माइनस। इस पर टोटल आवेश 0, इस पर टोटल आवेश 0 शून्य हो गया। तो प्रारंभिक अंतिम के बराबर है। लिखेंगे इसके नीचे लिखा जाए अतः यह है आवेश संरक्षण के, अतः यह आवेश संरक्षण के, अतः यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का, अतः यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। अतः यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। हो गया। मतलब जो सामने आपके सामने रिएक्शन है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करेगा। 2 नंबर पॉइंट में बालक, ये 1 नंबर में था। 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, 2 नंबर पॉइंट में लिखा जाए आवेश को, 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है एवं ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है एवं ना ही नष्ट किया जा सकता है, एवं ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक पिंड से, इसको केवल एक पिंड से, इसको केवल एक पिंड से दूसरे पिंड पर, इसको केवल एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसको केवल एक पिंड से दूसरे पिंड पर, एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित किया जा सकता है। एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित किया जा सकता है। हो गया बालक। अतः यह कथन ही आवेश संरक्षण का, अतः यह कथन ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अतः यह कथन ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अतः यह कथन ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है।
आवेश संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। हो गया वाला। तो इसमें जो शुरू में बात हुआ था वही है कि आवेश ना तो आप उत्पन्न करेंगे ना ही नष्ट करेंगे, इसका केवल स्थानांतरण होता है। तो अब बताइए, इस पे आप आवेश उत्पन्न किए हैं? नहीं। आप इलेक्ट्रॉन को देकर, ध्यान देंगे, आप इलेक्ट्रॉन को दे दिए हैं तो ये धनावेशित हो गया है, आप उत्पन्न नहीं किए हैं बालक। ठीक है, ये पहले ही से था। इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का कमी तो एगो प्लस, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले लिया तो इस पर क्या होगा? एक माइनस। तो याद रखेंगे, अगर हम उत्पन्न करते या नष्ट कर देते तो संख्या बदल जाता, लेकिन यहाँ पर पहले और बाद का संख्या क्या है? बराबर। इसका मतलब हमारे नेचर में किसी पिंड पर कुल आवेश क्या होता है? अचर होता है। ठीक है, आप रासायनिक गुण बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का संख्या नहीं बदल सकते। आपको बताया गया था कि आप अगर दूध से दही जमाते हैं तो उसका टेस्ट बदल जाएगा, ठीक है, उसका फिजिकल नेचर बदल जाएगा, लेकिन आवेश का जो संख्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, वो नहीं बदलेगा। कोई दिक्कत समझने में? थर्ड नंबर पॉइंट में, थर्ड नंबर पॉइंट लिख, सेकंड हो गया। आयनीकरण, आयनीकरण क्रिया आयनीकरण क्रिया, आयोनाइजेशन रिएक्शन, आयनीकरण क्रिया, आयोनाइजेशन रिएक्शन। तो ध्यान देंगे, ये आयनीकरण क्रिया क्या है? जब किसी तत्व को आयन के रूप में हम बदल देते हैं तो आयनीकरण क्रिया। अभी सोडियम क्लोराइड जो लिए थे, ठीक है, उसमें सोडियम को प्लस में और क्लोरीन को माइनस में हमने तोड़ा था, तो यही क्रिया तो आयनीकरण कहलाता है। चलो जी, वहां से आगे लिखा जाए। लेकिन जब नमक को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। जब नमक को जल में घोला जाता है, जब नमक को जल में घोला जाता है तो आयनीकरण क्रिया के फलस्वरूप, जब नमक को जल में घोला जाता है तो आयनीकरण क्रिया के फलस्वरूप यह सोडियम तथा क्लोराइड में विभक्त हो जाता है। यह सोडियम तथा क्लोराइड में विभक्त हो जाता है। यह सोडियम तथा क्लोराइड में विभक्त हो जाता है। हो गया वाला। अब देखिए, इसको रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। NaCl इस सोडियम क्लोराइड है, इसको जब जल में घोल देंगे, ठीक है, आयनीकरण कर देंगे तो ये Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाता है। तो आप इसका अगर पूरा नाम लिखना हो तो आप लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब ये टूट के हो गया, ये अलग हो गया, इसको नाम देते हैं सोडियम और ये क्लोराइड। देखिए, क्लोरीन से बनता है क्लोराइड। हो गया वाला, लिख लीजिए। अब ये रिएक्शन पीछे जस्ट हम लोग लिए भी थे। हो गया।
अब यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देंगे, यहाँ हमने लिखा आयनीकरण, आयनीकरण के पूर्व, पूर्व मतलब पहले, आयनीकरण के पूर्व आवेश या कुल आवेश लिख लिया जाए, आयनीकरण के पूर्व कुल आवेश, टोटल चार्ज। तो बताइए सोडियम क्लोराइड पर टोटल आवेश कितना होगा? क्यों होगा? क्योंकि पहला पॉइंट कहता है कि जो विलगित निकाय है, जो किसी के साथ संपर्क में नहीं है, वो अपने आप में क्या है? उदासीन है। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तो प्लस माइनस बराबर, तो इस पे आवेश क्या हो गया? जीरो हो गया। फिर यहां लिखेंगे आयनीकरण, आयनीकरण के पश्चात, आयनीकरण के पश्चात कुल आवेश, आयनीकरण के पश्चात कुल आवेश, बताइए सोडियम +1, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश +1 और एक -1, तो +1 -1 क्या हो जाएगा? 0। तो आप लिखेंगे, इसका मतलब प्रारंभिक आवेश, ध्यान देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रारंभिक जो आवेश है, प्रारंभिक आवेश ये किसके बराबर हो गया? अंतिम आवेश के बराबर। अभी पीछे वाले में भी हमने लिखा था, ये हो जाएगा अंतिम आवेश। अब बताइए ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन किया कि नहीं किया? बिल्कुल। तो लिख लेंगे इसको। बोला जाए, लिखेंगे अतः यह क्रिया भी, लैंग्वेज लिखा जाए इसके लिए, अतः यह क्रिया भी, अतः यह क्रिया भी आवेश संरक्षण के, अतः यह क्रिया भी आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, अतः यह क्रिया भी आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। हो गया वाला? ये कितना पॉइंट में था हम लोग का? 3 नंबर पॉइंट में थे। 4 नंबर में लिखेंगे नाभिकीय, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन को क्या कहा जाता है वाले? नाभिकीय विखंडन, देखिए इधर न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन, ये 4 नंबर पॉइंट में है ना। चलिए 4 नंबर पॉइंट में लेंगे नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, एक संलयन होता है जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो विखंडन मतलब यहाँ पर कोई भारी नाभिक टूटकर 2 छोटे छोटे हल्के नाभिकों में बटा हुआ है। तो हेडिंग देंगे नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन।
हो गया बालक? अब ये लिखना नहीं है अभी, ठीक है, पहले हम कुछ बोलेंगे उसके बाद। तो देखिए समझते हैं इस विखंडन की प्रक्रिया को। तो नाभिकीय विखंडन में किसी भारी नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है, जिसको बमबारी करना या बौछार करना कहा जाता है। कि किसी भारी नाभिक पर आप मंदगामी न्यूट्रॉन से टक्कर करा दीजिए। जब न्यूट्रॉन से टक्कर होगा तो याद रखेंगे छोटे छोटे हल्के नाभिकों में टूट जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यूरेनियम 92-235 लिया गया है। तो ये बताइए ये कैसा होता है, हल्का होता है कि भारी होता है? तो याद रखेंगे जिसका द्रव्यमान संख्या 200 से ऊपर है सब भारी है और सब रेडियो सक्रियता का गुण रखता है, ठीक है। और इसी सब से परमाणु बम वगैरह बनाया जाता है। यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, ये सब हैवी न्यूक्लियस होता है। तो जब यूरेनियम 92-235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन टक्कर करा दिए, ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे हल्के नाभिकों में टूट गया, जिसका नाम है बेरियम और क्रिप्टॉन। BA देख सकते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन। और इसके साथ 3 गो और न्यूट्रॉन उत्पन्न हो गया। आप एक से टक्कर कराए थे और जब ये विखंडित हुआ तो उसके जैसा 3 गो और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ गया। अब ये क्या करता है बालक कि 3 गो न्यूट्रॉन फिर आगे जाके किसी यूरेनियम से टकराएगा और वहां पे जाके फिर 3 गो उत्पन्न करेगा, फिर वो आगे जाएगा तो फिर 3 गो। तो ये चेन रिएक्शन हो जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया हो जाता है। रीजन क्या है कि एक गो टकराएगा और 3 गो उत्पन्न हो गया, तो ये 3 गो अगर फिर किसी से जाएगा तो 3 गो अलग अलग उत्पन्न करेगा। तो याद रखेंगे यही चल के आगे चेन रिएक्शन हो जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया हो जाता है। क्लियर है? तो कोई बोल रहा था कि सर जब न्यूट्रॉन उदासीन है तो उसका क्या काम है, वो नहीं रहता तो और अच्छा रहता, तो नहीं रहता तो आप ये रिएक्शन कैसे कराते? आप बताइए, आप परमाणु बम कैसे बनाते? तो याद रखेंगे हमारे नेचर में हर चीज का महत्व है, ठीक है। जहां उसका जरूरत होता है उसका इंपॉर्टेंस होता है ना जी। तो हर चीज का अलग अलग जगह पे महत्व होता है। अब न्यूक्लियर प्लांट है, परमाणु बम बोल दीजिए, न्यूक्लियर रिएक्टर बोल दीजिए, तो बहुत आदमी के दिमाग में आ जाता है खाली बम, बम को रिएक्टर समझता है। तो याद रखेंगे नाभिकीय संयंत्र अलग होता है, वहां पर केवल बम ही नहीं बनता है, ठीक है। एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारा काम होता है, जो बिजली आप यूज कर रहे हैं ये भी उससे उत्पन्न किया जाता है। अब ये अलग बात है कि हमारे पास उस तरह का सिस्टम डेवलप नहीं है। बाहर में जाइएगा, ठीक है, दूसरे कंट्री में जाइए, जापान में चले जाइए, चाइना में चले जाइए, तो वहां कोयला से ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले सारा सिस्टम ठीक करना होता है, उसके बाद टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए आपके पास। चलिए तो इसको लिखते हैं, परिभाषित करेंगे। लिखा जाए जब एक भारी नाभिक, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जब एक भारी नाभिक मंदगामी न्यूट्रॉन से, मंदगामी जो धीरे धीरे चलता है, जब एक भारी नाभिक मंदगामी न्यूट्रॉन से टकराता है, मंदगामी न्यूट्रॉन से टकराता है, तो यह दो छोटे छोटे हल्के नाभिकों में, तो यह दो छोटे छोटे हल्के नाभिकों में, दो छोटे छोटे हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाता है, दो छोटे छोटे हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाता है। अतः इस क्रिया को ही नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। अतः इस क्रिया को ही नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। हो गया बालक? अब देखिए इसका और हम डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन वो डायग्राम कहाँ
बनाएंगे तो जब नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पढ़ाया जाएगा तब वहां पर विस्तृत रूप से 2-3 डायग्राम हम बनाएंगे। यहाँ समझने के लिए देखा जाए कि सर यूरेनियम 92 235 है, तो सर आप भारी नाभिक कर रहे हैं तो हल्का कौन होगा? तो 200 से कम जिसका द्रव्यमान संख्या रहे, जिसका द्रव्यमान संख्या 200 प्लस रहे उसका भारी होता है अपने आप में। तो भारी नाभिक पर जब मंदगामी न्यूट्रॉन से टक्कर कराए तो दो हल्के हल्के नाभिक में टूट गया। बेरियम 56141, क्रिप्टन 3692, इसके साथ साथ 3 और न्यूट्रॉन उत्पन्न हो गया। अब देखिए देखना ये है कि सर पहले कितना आवेश था, अब बाद में कितना आवेश है। तो लिखे हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से पूर्व भाग लेने वाले आवेश। अब देखिए यहाँ पर ये कितना आवेश है, टोटल 92 है और इसके पास कितना है 0। तो 92 प्लस 0 जोड़ दीजिएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन का आवेश 92। अब ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश, तब विखंडन है, विखंडन के पश्चात तो ये हमको मिला है, तब तीनों जोड़िए 56 36 और ये क्या है 0। ऊपर वाला मत जोड़ दीजिएगा, द्रव्यमान संख्या होता है 56 36 और 0। 56 36 0 जोड़े तो कितना है 92 इलेक्ट्रॉन। एक चीज और बता दे, द्रव्यमान संख्या भी बराबर होना चाहिए, तो आप जोड़ के देख लीजिए 235 1 कितना हुआ 236। अब इधर जोड़िए कितना 141 92। अब देखिए यहाँ 3 न्यूट्रॉन है, 3 का मतलब ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो 1 2 3 जुड़ेगा ना बालक। तीनों को जोड़ दिया जाए तो द्रव्यमान संख्या में 3 जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6 13 236 आ गया, वही था ना उधर। तो याद रखेंगे द्रव्यमान संख्या भी और परमाणु संख्या भी दोनों क्या होगा बराबर। लिख लीजिए, लिख लेंगे बात। तो ये था हमारा नाभिकीय विखंडन। एक होता है इसके बाद संलयन का भी अभिक्रिया होता है। संलयन मतलब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। हाँ, ये मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा, इससे कुछ परिणाम नहीं होगा। हो गया बात। यहाँ तक लिखना होगा, इसके नीचे हम लैंग्वेज बोलेंगे। बोला जाए
कोई दिक्कत है? कोई ले सकते हैं, हम क्या बोले 200 प्लस कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, टकराएंगे न्यूट्रॉन से। रीजन क्या है कि न्यूट्रॉन जो होता है ये चार्जलेस होता है, इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि ये रिएक्ट करेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन देने का मतलब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ न दिए, अगर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दिए, तो ऐड करेंगे तो उसका नेचर बदल ही जाएगा। हमको ऐसा कोई कण लेना है जो जब टकराए तो वो रिएक्ट न करे। रिएक्ट मतलब उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या पे कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। हो गया बालक? लिखेंगे अतः है, इसके नीचे लिखा जाए अतः यह क्रिया भी आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रारंभिक आवेश बराबर अंतिम। यही तो चेक करना है सब। ये 4 नंबर पॉइंट है ना बालक। 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर पॉइंट में लिखा जाए युग्म विनाश एनिहिलेशन। 5 नंबर पॉइंट में लिखेंगे युग्म विनाश एनिहिलेशन। युग्म विनाश एनिहिलेशन। अब देखिए आप जो हेडिंग दे रहे हैं इससे समझ में आ रहा है कि सर युग्म है और विनाश है। इसका मतलब कि 2 एलिमेंट, 2 पार्टिकल मिलकर एक दूसरे को समाप्त कर लिया है। विनाश मतलब नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। तो याद रखेंगे कि 2 पार्टिकल, 2 कण मिलकर एक दूसरे को पूर्णतः समाप्त कर लेगा। और जब समाप्त करेगा तो याद रखेंगे ऊर्जा निकलता है। ऊर्जा तरंग के रूप में, विकिरण के रूप में, प्रकाश के रूप में, ध्वनि के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। कोई दिक्कत वाला? तो यहाँ पर देखा गया युग्म विनाश में ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को समाप्त कर लेता है। अब देखिए शायद आप पॉजिट्रॉन से परिचित ना हो, ये भी हो सकता है कि पॉजिट्रॉन के बारे में आप नहीं जानते हो। तो याद रखेंगे पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का ही एक प्रतिकण है। प्रतिकण मतलब है इलेक्ट्रॉन जैसा व्यवहार करने वाला, लेकिन इसका जो नेचर होता है वो उल्टा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन है, माइनस में रहेगा तो किसमें रहेगा? प्लस। लेकिन इसका आवेश भी उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का। तो आप कहिए कि सर प्रोटॉन जैसा, तो बिल्कुल प्रोटॉन जैसा, लेकिन नेचर में इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा। केवल इसका गुण जो होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होता है, बाकी सारा सेम रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का ही एक प्रतिकण होता है। प्रतिकण मतलब बिल्कुल उसी के तरह व्यवहार करने वाला। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन को जब हम एक दूसरे के साथ कंबाइंड किए, प्लस माइनस क्या कर लेगा? समाप्त। तो देखिए समाप्त कर लेगा तो 2 गामा किरण निकलेगा, ठीक है। ये गामा किरण जो होता है कैसा होता है? आवेशहीन होता है। और ये फोटोन के रूप में भी रह सकता है। फोटोन क्या है? तो छोटे छोटे कणों का समूह होता है। तो याद रखेंगे ये भी आवेशहीन होता है, और गामा किरण भी क्या है? आवेशहीन। अगर कण के रूप में लीजिएगा तो फोटोन कहेंगे, और तरंग के रूप में लीजिएगा तो गामा किरण कहा जाएगा, ठीक है। और ये कैसा होगा? आवेशहीन। अब आपसे पूछा गया ये युग्म विनाश से पूर्व आवेश, मतलब जब विनाश नहीं हुआ था तब आवेश बताइए। तो ये -e प्लस e, ये माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दोनों कैंसिल होकर रिजल्ट कितना देगा? 0। अब युग्म विनाश के पश्चात आवेश, अब बताइए इस पे आवेश नहीं होता है, इस पे होता ही नहीं है, तो रिजल्ट क्या हो गया? 0। तो याद रखेंगे गामा किरण का जो भेदन क्षमता होता है सबसे ज्यादा होता है। कारण क्या है? इस पर कोई आवेश नहीं है। ये विद्युतीय क्षेत्र में भी जाता है और चुंबकीय क्षेत्र में भी जाता है, लेकिन बाकी कोई पार्टिकल विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र से होकर नहीं गुजरेगा।
तो गामा किरण का पावर बहुत ज्यादा होता है। भेदन क्षमता मतलब किसी को पार करने का क्षमता। अभी दीवार है, इसको पार कर जाएगा। क्या एक्सरे पार कर जाएगा? नहीं, एक्सरे नहीं कर पाएगा। एक्सरे जो होता है मांसल भाग को ही पार कर पाता है, इसको पार करेगा, ठीक है, या उसका स्कैनिंग वगैरह में भी यूज किया जाता है। लेकिन गामा किरण का भेदन क्षमता मतलब किसी को पार करने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है। कारण क्या है? ये आवेशहीन है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो चलिए इसको लिखते हैं थोड़ा सा। कितना नंबर पॉइंट में? 5 नंबर लिखेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन तथा इसका प्रतिकण, जब एक इलेक्ट्रॉन तथा इसका प्रतिकण पॉजिट्रॉन तथा इसका प्रतिकण पॉजिट्रॉन एक दूसरे से, प्रतिकण पॉजिट्रॉन लिख दे रहे हैं, लिख इधर। प्रतिकण पॉजिट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। एक दूसरे से टकराते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप दो गामा किरणों की उत्पत्ति होती है, जिसके फलस्वरूप दो गामा किरणों की उत्पत्ति होती है, जिसके फलस्वरूप दो गामा किरणों की उत्पत्ति होती है, दो गामा किरणों की उत्पत्ति होती है। अतः यह क्रिया, दो गामा किरणों की उत्पत्ति होती है, अतः यह क्रिया युग्म विनाश कहलाता है। अतः यह क्रिया युग्म विनाश कहलाता है। अतः यह क्रिया युग्म विनाश कहलाता है। अब इसको लिख लीजिए जो सामने लिख रहा है। जल्दी कीजिए। हो गया बात? लिखेंगे। अतः यह क्रिया आवेश संरक्षण के सिद्धांत का, अतः यह क्रिया आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। अतः यह क्रिया आवेश संरक्षण के सिद्धांत का
पालन करता है। हो गया बालक? चलिए, तो ये 5 नंबर में था ना जी। 6 नंबर में छह नंबर में लिखेंगे युग्म उत्पाद पेयर प्रोडक्शन। सामने देखिए लिखा हुआ है युग्म उत्पाद पेयर प्रोडक्शन। युग्म उत्पाद पेयर प्रोडक्शन। तो हेडिंग से स्पष्ट होगा कि युग्म मतलब हो गया जोड़ा, ठीक है, और उत्पाद मतलब कोई चीज बना है, मतलब जो बना है वो जोड़ा में ही बना है। तो ध्यान देंगे, जब गामा किरण को किसी भारी नाभिक पर डाला जाता है, तो गामा किरण उस भारी नाभिक का अवशोषण कर लेगा और दो को अलग अलग कण उत्पन्न कर देता है। तो पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसको समझेंगे। लिखेंगे यह युग्म विनाश की, यह युग्म विनाश की विपरीत प्रक्रिया है। यह युग्म विनाश की विपरीत प्रक्रिया है। यह युग्म विनाश की विपरीत प्रक्रिया है। इसमें जब कोई गामा किरण, इसमें जब कोई गामा किरण, इसमें जब कोई गामा किरण किसी भारी नाभिक से, किसी भारी नाभिक से टकराता है, किसी भारी नाभिक से टकराता है, तो यह नाभिक द्वारा, तो यह नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो यह नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉन, जिसके फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन की, जिसके फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। जिसके फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। समझिए, सामने ये प्लैटिनम है, भारी नाभिक है, और गामा किरण को इस पर आपतित कराया गया, मतलब डाला गया, ठीक है। तो देखा गया कि ये किसमें तोड़ दिया, इसको किसमें बांट दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन में एक पॉजिट्रॉन में, ठीक है। तो गामा किरण क्या करेगा, इसको पूर्णतः अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करके दो छोटा छोटा कण दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा एक पॉजिट्रॉन। तो ये जो होता है इसका एंटी पार्टिकल होता है। अब थोड़ा सा आवेश में आते हैं। ईश्वर युग्म उत्पाद से पूर्व आवेश, मतलब इससे पहले आवेश, तो इस पे तो कोई आवेश होता नहीं है, तो जीरो हो गया। और ये अलग है, विलगित निकाय है, तो इस पर आवेश जीरो, तो जीरो जीरो कितना हो गया, जीरो। उधर आइए, युग्म उत्पाद के पश्चात आवेश, तो इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई। अब ई के जगह उसका वैल्यू रख दीजिएगा 1.6 × 10⁻⁹, तो माइनस ई प्लस ई दोनों कैंसिल, रिजल्ट जीरो। तो प्रारंभिक आवेश किसके बराबर हो गया, अंतिम आवेश। तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है। तो लिख लीजिए इसको, यहां तक लिख। तो ये सारा जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारा आवेश संरक्षण के सिद्धांत को ही व्यक्त करता है। हो गया वाला? अब यहाँ पर लैंग्वेज बोलना होगा।
गया वाले। चलिए लिखा जाए नीचे, देखेंगे अतः यह क्रिया आवेश संरक्षण के सिद्धांत का, अतः यह क्रिया आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। अतः यह क्रिया आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने का मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक आवेश किसके बराबर होगा, अंतिम आवेश। क्लियर है बात? अब इसके बाद कुछ नोट है जो कि अगले क्लास में हम लोग हटा दिए जाए। कर दो बालक,